हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 7 ऑफ आर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टी आर जैन क्लास 12। अब आप कहेंगे लास्ट चैप्टर नहीं है, लास्ट चैप्टर तो इंडिया चाइना पाकिस्तान है, वो ऑलरेडी मेरी सीरीज़ में अवेलेबल है इसलिए। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करूँ मोस्ट प्रोबेबली। और हाँ, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चैप्टर की डिमांड होती है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि भाई ये चैप्टर भी दे दो। और हाँ, अगर मेरी कोई स्टार्टिंग की वीडियोस आपको लगता है अच्छी क्वालिटी नहीं है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि भाई उसे रिक्रिएट करो, तो आई विल रिक्रिएट दैट दोज वीडियोस। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आई रियली अप्रिशिएट द कमेंट्स दैट आई वाज जस्ट रीडिंग। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द चैप्टर। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है हमारा, लेट्स बिगिन। ओके, हु इज़ अ वर्कर। पहली बात तो हम वर्कर जानेंगे, ये वर्कर होते कौन है। पहली बात ना, चैप्टर का नाम ही है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट्स में सबसे पहले अगर हमें यही नहीं पता वर्कर कौन है तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट सब हेडिंग है ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें बस हम यही पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज, वर्कर क्या होता है, लेबर फोर्स कौन होता है, वर्क फोर्स कौन होती है, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वर्कर। अब देखो, ये सारी डेफिनेशन है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये हमारे टी आर जैन के जो ऑथर है ये उन्होंने दी है। वेरएज़ उन ऑथर को जो एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन है वो थोड़ी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपनी एक अच्छी डेफिनेशन और हमें दे दिया। नाउ द थिंग इज़, मैं आपको ऑथर की डेफिनेशन के बजाय वो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में पूछी है, क्योंकि आपको फर्दर एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम की जो आंसर की होती है और वो आंसर की एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ना कि बुक, जो भी हमारी बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे दी हुई है नोट ऑफ कॉशन, ये हमारे ऑथर ने मेंशन भी किया है कि जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो अलग है, मैंने जो दी है वो अलग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की डेफिनेशन: all those who are engaged in economic activity in whatever capacity, high or low, are workers। जो सारे लोग किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं, बेशक उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, वो सारे लोग वर्कर कंसिडर किए जाते हैं। एक और बार, जितने सारे लोग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं, चाहे वो छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सारे वर्कर होते हैं। ओके, वर्कर डन। देखो, जो वर्कर है, वर्कर को सब डिवाइड किया हुआ है दो और कैटेगरी। ये वर्कर है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, जो हमारा वर्कर है वो दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। अब देखो, अगर आप ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो मैं कहूँ इसी चार्ट को याद रखो, फालतू में नहीं पूरा चैप्टर पढ़, मतलब ये सारा पढ़ने बैठना जो भी यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ। बस ये है, यहाँ यहीं पे डेफिनेशन लिखे हैं, सब कुछ यहीं से पढ़ लो। ठीक है, ओके। नाउ देखो, वर्कर है, वर्कर की दो टाइप्स है, वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, अदर इज द हायर्ड वर्कर्स। अभी कौन कौन होते हैं, देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है? ठीक है, एक ऐसा आदमी जो अपना बिजनेस चला रहा है, दूसरा आदमी जो एक फार्मर है जो अपने खेत में काम कर रहा है, ये दोनों लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, वेराज कोई एक बहुत बड़ा फार्मर जो अपने फार्म में खेती वगैरह करता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, ना हु आर द हायर्ड वर्कर्स, दीज आर दोज पीपल हु वर्क फॉर अदर्स, जो औरों के लिए काम करते हैं और अपनी सर्विसेज के बदले सैलरी को एक्सपेक्ट करता है। मतलब वो अपनी सर्विसेज देता है और उसके बदले वो पैसे एक्सपेक्ट करता है, और यू कैन से यार काम कर रहे हो, सैलरी मांग रहे, दैट्स इट। ठीक है, कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। अब जो ये हायर्ड वर्कर्स है ये भी दो कैटेगरी में आया है, मतलब ये हायर्ड वर्कर्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ। जो हायर्ड वर्कर्स है ये भी, एक तो पहले कैजुअल वर्कर्स है, दूसरा हमारे पास रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है। कैजुअल वर्कर्स कौन होता है? दे आर द डेली वेजर्स। क्योंकि आपने अपने मोहल्ले में देखा है कि किसी नुक्कड़ पे या कहीं रोड के साइड में कुछ लोग बैठे होते हैं, जो मतलब आप जनरली सामान वगैरह उठाते हैं, अरे पर ले जाते हैं, और यू कैन से बड़ा बड़ा भारी सामान, फ्रिजेस वगैरह को लोड करने के लिए, ये सब के काम करने वाले लोग जो ऐसे ही खड़े होते हैं रोज़ धूप में कहीं छाया में। ठीक है, ये लोग कौन है? ये कैजुअल वर्कर्स। इनको गारंटी नहीं कि इनको रोज़ काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट दे आर जस्ट देयर, कैजुअली दे आर देयर। ठीक है, एज द नेम सेट, दे आर कैजुअल वर्कर्स। ठीक है, दे आर नॉट हायर्ड बाय द एम्प्लॉय। देखो, ये किसी कंपनी के साथ रेगुलरली नहीं है, ये किसी, यू कैन से किसी बिजनेसमैन के परमानेंट वर्कर नहीं है, दे आर जस्ट, यू कैन से डेली वेज, और यू कैन से इनको पता नहीं है कि कब ना जॉब मिले कब ना मिले, देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी। ठीक है, विद देम कैजुअल वर्कर्स। अब देखो, ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड वर्कर नहीं है, मतलब किसी भी कंपनी में नहीं है एज ए रजिस्टर्ड वर्कर, या किसी बिजनेस में नहीं है। अब देखो, मान लो इनके साथ इनको जो भी सारी गवर्नमेंट कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है टू द वर्कर्स जनरली, वो इनको नहीं मिल पाते हैं, जो भी सारे कैजुअल वर्कर्स वगैरह होते हैं। अब कहेंगे गवर्नमेंट क्या सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती है? मान लो बॉस है कोई, वो अपने जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ उनको उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट कर रहा है, उन्हें ओवर वर्क करवा रहे हैं इन द सैलरी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लेबर कोर्ट होता है आई थिंक, या लेबर जस्टिस कोर्ट कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे जाके उस बॉस के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब जो कैजुअल वर्कर है, उसका उसका तो कोई बॉस ही नहीं है, तब वो भाई साहब तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के पास या कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड ऑल, दे कांट क्लेम दोज
यू कैन से स्कीम्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ द रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कौन है? दे आर ऑन अ परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ यू कैन से, और या अपने बॉस के साथ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि भाई हम 1 साल काम करेंगे या हम लोग काम करते रहेंगे, या सब कुछ प्रॉपर होता है इनका, ठीक है। यू कैन जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि एक आदमी अगर जियो के साथ काम कर रहा है, जियो की कंपनी में, रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है, तो दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर वर्कर। एक आदमी की सरकारी नौकरी है, वो भी एक रेगुलर वर्कर की अंडर ही आएगा, ठीक है। ये मैंने चार्ट अभी बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आएंगे मोर डिटेल्ड टर्मिनोलॉजीज में, दैट इज़ द लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट। ये सब कुछ क्या क्या चीज़ है, ये 5 टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होती है? लेबर सप्लाई को ना हमेशा घंटों के हिसाब से देखा जाता है। घंटों के हिसाब से क्या मतलब है? मैन आवर्स के हिसाब से देखा जाता है। टेक एन एग्जाम्पल, एक वर्कर है जो दिन में 10 घंटे काम कर सकता है, बट उसे सैलरी कम मिल रही है, तो वो सिर्फ 6 घंटे का काम करता है, ठीक है। करने के लिए वो 10 घंटे भी कर सकता है, बट उसे सैलरी कम मिलती है, तो वो सोचता है भाई इतनी मेहनत क्यों करूँ अगर कम सैलरी मिल रही है। तो वॉट इज ही डूइंग? ही इज सप्लाइंग, यू कैन से ही इज सप्लाइंग हिज लेबर, ठीक है, सप्लाइंग हिज लेबर फॉर 6 आवर्स, ठीक है। वेर एज ये सप्लाई कर सकता था 10 आवर, बट ये सप्लाई कर रहा है 6 हज़ार, क्योंकि इसकी सैलरी कम है। अब जब लेबर सप्लाई की बात होती है ना, ये वही बात है कि एक वर्कर कितने घंटे डिवोट कर रहा है टू हिज काम अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू द पार्टिसिपेशन, करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेज रेट। कितने आर एक लेबर वर्कर देना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द वेज रेट, कितनी उसे सैलरी मिल रही है। वही बात है, मैन आवर्स के हिसाब से इसे मेजर किया जाता है और देखा जाता है ना। अब बात करेंगे हम लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स क्या होती है? हमारे कंट्री में ना 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं। हमारी कंट्री में दो लोग हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं। अब इनमें से ये दो दोस्त सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े, सेम स्किल्स है दोनों के पास। इनमें से जो ये वाला दोस्त है, इसकी जॉब लग जाती है किसी एक अच्छी कंपनी में, ठीक है। वेराज इसके पास भी सेम स्किल्स है, बट इसकी जॉब नहीं लग पाती ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो ये घर पे जाके रोता है भाई कि अरे मेरी तो नौकरी नहीं लग रही, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ इन दिस एंड दैट, ठीक है। ये बोलते हैं कि मुझे नौकरी करनी तो है, बट मेरे को नौकरी मिल नहीं रही है, ठीक है। तो देयर फॉर दिस पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, दिस पर्सन इज एम्प्लॉयड, ठीक है। अब जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं, लेबर फोर्स में ये दोनों आते हैं। लेबर फोर्स में ये दोनों क्यों आते हैं? क्योंकि इन दोनों के पास स्किल्स है। और मतलब लेबर फोर्स की डेफिनेशन ही है, मैं पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से एग्जाम्पल समझ आएगा। ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, ये भाई साहब जो एक्चुअली किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और आर विलिंग टू वर्क, और आर विलिंग टू वर्क, और इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द, देखो ये वाली रहने दो, और आर विलिंग टू वर्क, ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं बट इनको काम नहीं मिल रहा, और एक ये लोग हैं जिनको काम मिल चुका है और ये काम कर भी रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम साथ में लाते हैं तो हमारे पास लेबर फोर्स आती है। अब पूछेंगे वर्क फोर्स, ये वर्क फोर्स क्या चीज़ है? अब देखो, ये तो मैंने आपको आदमी बताया था, इन दोनों में से जो ये वाला आदमी जिसको काम मिल चुका है और ये काम कर रहा है, ये भाई साहब तो घर पे रह के सोच रहे कि अरे काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ मैं, तो मेरे को भी अच्छी नौकरी चाहिए थी, ठीक है। अब जो ये भाई साहब है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, इस भाई साहब को वर्कफोर्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इन भाई साहब को अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा, इनको साइड में रखेंगे हम, ये भाई साहब अनएम्प्लॉयड है। और वेराज ये आदमी वर्कफोर्स में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये असलियत में काम कर रहा है और इसके पास स्किल भी है, नौकरी भी है, ठीक है। इसके पास स्किल है बट नौकरी नहीं है, ठीक है। वर्कफोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ द पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट आर नॉट वर्किंग। विलिंग टू वर्क जो भाई साहब घर पे बैठे हैं, ठीक है। दस वर्कफोर्स इज इक्वल टू द लेबर फोर्स। लेबर, पहली बात ना, अगर आपको ये देखना है तो पहले तो उसके लिए बेसिक अलजेब्रा और बेसिक मैथ यहाँ पे लाना पड़ेगा। बहुत इजी फॉर्मूलाज, अगर आप सोच रहोगे कि यहाँ पे तो सर 3 फॉर्मूलाज दिए हुए कैसे याद करें, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, इससे सिंपल फॉर्मूला कहीं नहीं देखे मैंने, ठीक है। लेबर फोर्स है हमारे पास, लेबर फोर्स कौन है? ये भाई साहब लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क फोर्स, ये हमारे भाई साहब वर्क फोर्स में आते हैं, ये वर्क फोर्स में ये भाई साहब आते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में क्या, ये दोनों भाई साहब आते हैं। इन दोनों भाई साहब में से अगर आप ये अनएम्प्लॉयड लोग को हटा दो, दैट साउंड सो रॉन्ग, दैट लुक सो रॉन्ग, इनमें से अगर आप इन भाई साहब को अगर हटा दो तो कौन बचा आपके पास? ये, ठीक है। ये कौन है? ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वर्कफोर्स की क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी, ठीक है। वेट, फॉर्मूला क्या बनेगा वर्कफोर्स का? वर्कफोर्स इज इक्वल टू द लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल, नंबर ऑफ द पर्सन्स हु आर वर्किंग बट आर विलिंग, विच आर पर्सन्स हु आर नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। बहुत बेसिक है, काम का नहीं है इसकी जगह, मतलब इसका मतलब यही है कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, कि जो जो काम करना चाहते हैं बट काम उन्हें मिल नहीं रहा है, वही लोग हैं ये, और वो अनएम्प्लॉयड कहते हैं। लेबर फोर्स में से जैसे ही आप अनएम्प्लॉयड लोगों को हटा दोगे तो आपके पास वर्क फोर्स आ जाएगा। बेसिक मैथ है ये, ठीक है। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? कितनी पॉपुलेशन आपकी अनएम्प्लॉयड है, आपको कैसे पता लगेगा? अब भाई देखो,
सेम मैथ है ये आपका, चलो सेम मैथ, मैं आपको अलग से ही समझाता हूँ, सेम मैथ नहीं, रहने दो, ठीक है। लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स कौन है, लेबर फोर्स में ये दोनों आदमी आते हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। एक काम कर रहा है, सॉरी, एक घर पे बैठा है, एक काम कर रहा है, ठीक है, ये दोनों आते हैं, ठीक है। ओके। अब आप इन इस लेबर फोर्स में से वर्किंग लोगों को हटा दोगे, इस आदमी को अगर आपने हटा दिया तो आपके पास कौन बचे, अनएम्प्लॉयड पीपल, वही बात है, यही बेसिक मैथ है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, 2 बार इसको रीड करो और कहीं पे लिख के करो, आपको ना तीसरी बार लॉजिक के साथ आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इसे भी हम पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयड लोग, भाई देखो लेबर फोर्स में अगेन 2 लोग हैं, लेबर फोर्स में हमारे पास 2 लोग हैं, एक ये भाई साहब जिनकी नौकरी लग गई है और ये भाई साहब जिनकी नौकरी नहीं लगी है। अब लेबर फोर्स में ना आपने सिर्फ ये देखने पड़ते हैं जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, अनएम्प्लॉयड लोगों को आप न्यूमिनेटर में रखोगे, पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड, और डिनोमिनेटर में आप इन दोनों को रखोगे, दैट इज द साइज ऑफ द लेबर फोर्स, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 के साथ, ये आपकी आ जाएगी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज कितने लोग हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड है उसकी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन रेट। एक पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, पार्टिसिपेशन रेट ऐसे लोग जो एक्चुअल में किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, मतलब वर्क फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक्चुअल में काम कर रहे हैं। टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ऐसे लोग पूरी पॉपुलेशन में जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो इंडिया अभी हमने पीछे पढ़ा था 471 मिलियन अपॉन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के 140 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 100 आपके पास आ जाएगा पार्टिसिपेशन रेट का रेशियो ऑफ आर कंट्री, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी थी अभी अभी, ठीक है। वाई डू पीपल वर्क एंड वाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल, भाई लोग नौकरी क्यों करते हैं, लोग बिजनेस क्यों करते हैं, लोग काम क्यों कर रहे हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। टू अर्न हिज लिविंग, भाई लोग काम इसलिए करेंगे क्योंकि उससे उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। सेकंड, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ के लिए, भाई उन्हें अपने आप को बताना है कि वो साबित करना है कुछ, कि भाई हम भी कर सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या कई लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल रहे हैं, दिस एंड दैट, ये सब कुछ चला हुआ है। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी, लोग काम क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जीडीपी की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सके। वाई वाई शुड वी स्टडी अबाउट द वर्किंग पीपल, अब हमें क्यों पढ़ना चाहिए वर्किंग पीपल के बारे में, ये जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है हमारी बुक में क्यों आया, अब ये भी हम पढ़ेंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, भाई अब देखो इस पूरे चैप्टर को, मतलब इस पूरी बुक को पढ़ के हमने बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स बनना है इन फ्यूचर जाके, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सम पीपल जिनको गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने हैं, कई लोगों को, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको मान लो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो आपको, आप क्यों पढ़ोगे इस चैप्टर को, ताकि आपको पता लगे कि आपकी कंट्री की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी कंट्री में कितने लोग ऐसे हैं जिनको काम करना आता है और वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आपको वही पता लगता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिफरेंट सेक्टर्स की, कि कितने कितने लोग किस सेक्टर में इंक्लूडेड है, उसके बारे में आपको पता लगता है। एनालिसिस द मैनी सोशल इश्यूज, काफ़ी सारे सोशल इश्यूज होते हैं कि कभी कई वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कईयों को क्या किया जा रहा है, वुमेन को और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन द जॉब, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगता है। इनपुट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग, देखो हाँ, अब आपको ये सब कुछ पढ़ोगे तो आपको पता भी लगेगा आपको मैन पावर प्लानिंग कैसी करनी है, कि मतलब देखो आज के टाइम पे आईटी रेवोल्यूशन, यू कैन से, आज के टाइम पे जो कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड हो चुका है, अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो काइंड ऑफ कंपलसरी टाइप कर रही है कि कोडिंग वगैरह बच्चों को पढ़ना चाहिए टिल 5th 6th क्लास, मतलब कोडिंग सिखाएंगे बच्चों को। क्योंकि देखो जिस टाइम तो मैं था तब तो ऐसा कुछ था नहीं हिसाब किताब, अब तो अब ज़्यादा फोकस हो रहा है टुवर्ड्स कोडिंग एंड ऑल, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने गलत बता दिया आपको, देखो ये है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, ये यहाँ पे लिखा है, मैंने सोचा पहले पढ़ लिया हमने, बट चलो यहीं पे मैं एक और बात बताता हूँ। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने लोग मतलब वर्कफोर्स में आते हैं, और वर्कफोर्स की डेफिनेशन मैंने बता दी, जो लोग एक्चुअल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं इन आर कंट्री, ठीक है। इंडिया हैज़ अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 471 मिलियन ऑफ पीपल, हमारे कंट्री में 471 पीपल काम कर रहे हैं, उनमें से 77% फीमेल है, और नहीं वेट 77% मेल है, और उनमें से सिर्फ 23% फीमेल है। और रूरल एरियाज़ में जो वर्कफोर्स है ये ज़्यादा है, दैट इज़ 75%, और अर्बन एरियाज़ में सिर्फ 25% है। फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 25%। अब वुमेन, जो भी सारा रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में 25% जितनी भी वर्कफोर्स है उनमें से सिर्फ फीमेल है, वेर एज इन अर्बन एरियाज इट इज़ लेस टू 20%, मतलब अर्बन एरियाज़ में सिर्फ 20% वुमेन काम कर रही है, और रूरल एरियाज़ में 25% वुमेन काम कर रही है, मतलब अर्बन में कम काम कर रही है वुमेन, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कर रही है। अब देखो, अब आते हैं कुछ कंक्लूजन, जैसे कुछ हमने पढ़ा कि 75% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है, अर्बन, इन सब से ना कुछ हमें कंक्लूजन मिले, कुछ क्वेश्चन राइज हुए कि भाई ये सारी वर्किंग पॉपुलेशन गांव में ही क्यों है, मतलब जितने सारे लोग हमारी कंट्री में वर्कफोर्स के अंडर आते हैं, ये सारे गांव में क्या कर रहे हैं।
Why is the percentage of the female workers low and lower still in urban areas? अर्बन एरियाज में फीमेल इतना कम काम क्यों कर रही है, इतने कम जॉब्स में क्यों एनरोल्ड है, एक दूसरा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे यहाँ पे, व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इन द रूरल बेस्ड। अब देखो, क्योंकि रूरल एरियाज में लोग काम क्यों करें, क्योंकि रूरल एरियाज में नौकरियां हैं। पहली बात तो, पहली लाइन तो हमारी बुक की ये बताती है कि रूरल एरियाज में लोग इसलिए काम करें क्योंकि रूरल एरियाज में काम है। नाउ द थिंग इज कि अब अगर रूरल एरियाज में काम है तो मतलब ये होगा कि रूरल एरिया हमारी जीडीपी में भी तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा। अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का क्या मतलब है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। अब हमें दिख तो रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट अब उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज का वो बहुत ज़्यादा कम है हमारी जीडीपी में। इसका क्या मतलब है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेस प्रोडक्टिव है। लेस प्रोडक्टिव का मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा कम अर्न कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कम अर्न कर रहे हैं, मतलब वो जीडीपी की तरफ बहुत ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में। ठीक है। हमारे जो रूरल एरियाज, इससे हमें ये पता लगता है हमारा रूरल एरिया आज भी बैकवर्ड है और हमारी इकोनॉमी आज भी बैकवर्ड है। ठीक है। एक्सप्लेन कर दी, यही चीज़ें अच्छे से यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। ओके। हाँ, ये भी पीछे का सारा रिपीट किया हुआ है यहाँ पे। अगेन, वाई इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन द अर्बन एरियाज? अर्बन एरियाज में वुमेन इतना कम क्यों एम्प्लॉयड है किसी भी चीज़ों में, इतना ज़्यादा वर्कफोर्स में वुमेन का कंट्रीब्यूशन अर्बन एरियाज में सिर्फ 20% क्यों है? अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है, देखो, मुझे कोई, वेट अ सेकेंड, मुझे कोई मिसोजिनिस्टिक नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ मैं वही बोलूँगा जो बुक में लिखा है, उससे बाहर मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वुमेन है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती है। आई मीन, जनरली जो स्टेटमेंट बोली है इसमें, और मतलब वुमेन को जनरली एजुकेशन को इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो इस वजह से वुमेन ज़्यादा जॉब्स में इनरोल नहीं हो पाती है। दूसरा, फैमिली डिसीजंस। आज के टाइम पे भी कोई जॉब करना ना करना एक फैमिली का डिसीजन होता है, ना कि एक वुमेन की पर्सनल चॉइस। वुमेन अगर चाहे भी नौकरी करे और उसके उनके पेरेंट्स ने, या यू कैन से उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने मना कर दिया, तो वो किसी कोई भी जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि फैमिली का ज़्यादा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वुमेन के ऊपर, रैदर दैन उसका खुद की मर्जी कि मैं जॉब करूँ या ना करूँ। ठीक है। रूरल एरियाज़ में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है? अब क्या होता है ना, रूरल एरियाज़ में वुमेन को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। ज़बरदस्ती इन द सेंस कि एक फैमिली है जो बहुत पुअर फैमिली है, उनके उस पुअर फैमिली में एक वुमेन, एक यू कैन से, एक जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें फोर्सफुली यंग एज में काम करने ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। क्यों ज़बरदस्ती जाना पड़ता है? ताकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ, थोड़ा भी कुछ भी अर्न कर सके, क्योंकि उनकी जो फैमिली कंडीशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। इट इज़ मोर ऑफ अ फोर्स्ड थिंग। अब भाई, अगर एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के बजाय वो काम करेगा, तो भाई उसे एजुकेशन तो कभी मिलेगी नहीं ज़िंदगी में। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो कभी ज़िंदगी में वो स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाएगा। अगर वो स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाएगा तो वो बड़ी बड़ी जॉब्स नहीं ले पाएगा, और यू कैन से कुछ ऐसी जॉब्स नहीं ले पाएगा जो उससे ज़्यादा अर्निंग दे या ज़्यादा पैसे कमा सके। कुछ ऐसी स्किल्स नहीं ले पाएगा। वो बस छोटे छोटे वो काम करते थ्रू आउट द ज़िंदगी कम सैलरी ही लेगा। ठीक है। ये काइंड ऑफ एक साइकिल टाइप चलता है कि भाई आप मतलब एक बच्चे को अगर आप एजुकेट नहीं करोगे तो वो आगे जो उसके बच्चे हो गए उसको भी फोर्सफुली काम करना पड़ेगा, और वो भी एजुकेशन से, उसे भी एजुकेशन नहीं मिलेगी, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ अ सोशल टैबू। भाई कई सिचुएशंस में क्या होता है कि मैन अपनी ईगो में ले लेते हैं कि भाई विमेन क्यों काम करेगी, भाई हम कमा के कम ला रहे हैं, एंड दिस एंड दैट, ये सब कुछ चीज़ें होती है। तो ये आज भी एक सोशल टैबू की तरह देखा जाता है कि भाई वुमेन काम नहीं करेगी, वुमेन जनरली घर पे रहेगी, दिस एंड दैट। ठीक है। अब देखो, जो ये माइंडसेट है हमारा, ठीक है, इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, जो हमारी इकोनॉमी है और ये कैन से जो हमारी सोसाइटी है वो कितनी बैकवर्ड है। आज भी हमारी क्या पुरानी सोच है कि भाई कि वुमेन काम नहीं करेगी, इन दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें। ओके। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ काम, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज वगैरह। देखो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल। देखो, अगर आपको कोई चांस नहीं लेना, आपने बिल्कुल 100 ऑन 100 तैयारी रखनी है, तब इसको कर लो। बट मैं कहूँगा 95% केस में ये कभी भी नहीं पूछने वाले। तुम्हें बस एक चार्ट दे देंगे और बोल देंगे इसको एक्सप्लेन करो, इस चार्ट को। ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि मेन रूरल एरियाज़ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं परसेंटेज वाइज। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। हाँ, बाकी जो बेसिक है ये बता देता हूँ मैं कि दोनों केसेस में मेन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, और हर मतलब दोनों सेक्टर में, रूरल और अर्बन एरियाज से में ज़्यादा मेन ही काम करते हैं, और इन टोटल अगर हम कंट्री की बात करें उसमें भी मेन ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट एक जो डिफरेंट चीज़ है कि जो वुमेन है वो अर्बन एरियाज़ में कम काम करती है और रूरल एरियाज़ में वुमेन ज़्यादा काम करती है। और इन टोटल उसका 16.5% होता है जो टोटल वुमेन काम कर रही है इन एनी जॉब। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये हिसाब किताब, मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए लेट्स जस्ट
मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँ क्या है, जो कंक्लूजन कि भाई वुमेन ज़्यादा एम्प्लॉयड क्यों है रूरल एरियाज़ में, और कम वुमेन ज़्यादा जो कम वुमेन इतनी कम एम्प्लॉयड क्यों है इन अर्बन एरियाज़, ये एक दिक्कत होती है। ये सब चीज़ों के बारे में अब हम कंक्लूजन निकालेंगे। हाई डिपेंडेंसी रेशो एक और अनदर बेसिक सा पॉइंट, ठीक है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रूरल एरियाज, मतलब ज़्यादा लोग का मतलब लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में और प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत कम है। अगैन वही पॉइंट, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द वुमेन इन द रूरल एरियाज में क्यों वुमेन को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना होगा, मैंने आपको बता दिया कि वुमेन को यंग एज में ही नौकरी करने जाना, मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करने जाना पड़ता है। अब वो जॉब करने जाएगी तो पढ़ेगी तो थी, तो एजुकेशन तो उसे मिल नहीं पाएगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं ले पाएगी, और इस साइकिल चलता होगा फर्दर। अब जब उस वुमेन के और बच्चे हो गए, उसे भी फोर्सफुली काम ही करना पड़ेगा और वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वुमेन वर्कर्स इन अ सोसाइटी। अब देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बात तो बताता हूँ, अंडर एस्टिमेशन का मतलब आप सबको पता है, दे आर नॉट पेड फॉर इट। अब देखो, वुमेन ना, यू कैन से वुमेन एज अ हाउस वाइफ, एज अ हाउस मेकर बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन करती है भाई, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में। कैसे? यू कैन से पूरा हाउस का मेंटेनेंस, सारा खाना बनाना, दिस एंड दैट, अ फुल फ्लेज ड्यूटी ऑफ अ शेफ इज बीइंग, यू कैन से, मतलब ये वुमेन को ये इतने सारे काम करती है। बट द थिंग इज, हम लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, और यू कैन से इकोनॉमिक्स इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती है, और वुमेन की जो कैपेबिलिटीज़ है और जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती है द पूरी इकोनॉमिक्स थिंग, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट। अब देखो, इकोनॉमिक्स भी एक जस्टिफिकेशन देती है कि भाई हम वुमेन को वर्कर क्यों कंसिडर नहीं करते और वुमेन के काम को हम क्यों एक्नॉलेज नहीं करते। अब इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू असरटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ हाउस वाइफ। अब हाउस वाइफ, आई मीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अगैन मेरे को मिसोजिनिस्टिक नहीं बनना था। भाई एक हाउसवाइफ है, उसने खाने में एक ने नमक ज़्यादा डाल दिया, एक ने नमक ही नहीं डाला, और एक ने खाना बिल्कुल परफेक्ट बनाया। अब द थिंग इज़ कि वुमेन है, अब एक जो काम कर रही है उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है, दूसरे जो काम कर रही है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली नहीं लेना कुछ भी, मैं एग्जांपल दिया ये, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे इकोनॉमिक्स में, आप क्या बोलोगे कि वुमेन ने अपनी कितने रुपीज़ की सैलरी आज दी, कितने रुपीज़, मतलब कितने रुपीज़ सैलरी वर्थ काम किया आज, और कल कितने रुपीज़ वर्थ का काम किया, ये आप नहीं मेजर कर सकते। देयरफॉर आप वुमेन की जो काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है इन एवरी फैमिली, इन एवरी हाउस होल्ड, वो इग्नोर किया जाता है, और यू कैन से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, एक्सक्यूज मी। वुमेन रेंडरिंग सर्विसेज ऑन द फैमिली फार्म इन रूरल एरियाज। एंड अब देखो, कई वुमेन क्या करती है, अपने हस्बैंड का हाथ बटाती है इन द फार्म्स। अब भाई जैसे जब आप फार्मिंग करते हो, आपको जो भी सारे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसे निकालना पड़ता है। अब ये सारे काम जनरली वुमेन करती है, और वुमेन घर पे बहुत सारे काम करती है, जैसे यू कैन से पॉटरी वगैरह। कई वुमेन क्या करती है, वो घड़े वगैरह बनाती है। कई वुमेन क्या करती है, वो बनाती है वीविंग वगैरह। वीविंग क्या होता है, वो चरखा चलाती है, गांधी जी वाला। ये सारे कपड़े बनाती है, एंड दिस एंड दैट। इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगैन इग्नोर किया जाता है। कई वुमेन क्या करती है, जो फैमिली बिजनेस है वहाँ पे अपने फैमिली को हेल्प करती है, उस चीज़ को भी अगैन इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ें मैंने आपको एक और बार बता दी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय द रीजन एंड जेंडर। अब भाई कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, मेल फीमेल कितने हैं, रूरल अर्बन एरियाज में कितने हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो पहली बात ना, बेसिक चीज़ भाई, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये फैक्ट याद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए ये फैक्ट याद, क्योंकि तुम्हारे पास ना ये बस डायग्राम दिया होगा इन पेपर। अब तुम्हें बताएंगे इंटरप्रेट दिस डायग्राम, इंटरप्रेट करना है। अब तुम्हें लिखना है कि 15% जितने भी वर्क फोर्स है वो कैजुअल वर्कर्स है, 47% रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है, और जैसे 38 जैसे हमारी ये 38% है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, ठीक है। इन अर्बन एरियाज पीपल लुक फॉर द स्किल्ड जॉब्स इन द ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। और अब देखो, जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकती है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा रेगुलर सैलरीड वर्कर्स क्यों हैं, जैसे यहाँ पे 47% ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा क्यों हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे, और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखो, आप लोग पूछ रहे होगा अब इस पूरे इसमें पढ़ना क्या चाहिए हमारे को। वेट अ सेकंड, यहाँ पे ना, वेट अ सेकंड, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके, मैं बताता हूँ, मैं टिक कर दूंगा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पहली बात तो जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन दो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दिस, ये दो टॉपिक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अर्बन एरियाज पीपल लुक फॉर द स्किल्ड जॉब्स इन द ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। अब क्या होता है ना, अर्बन एरियाज में जनरली वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को ऐसी जॉब ज़्यादा चाहिए होती है जिसमें ज़्यादा उनकी स्किल्स यूटिलाइज हो सके।
तो मतलब जनरली क्या होता है अर्बन एरियाज, आपने देखा होगा सारे लोग किस जो 9 to 5 जॉब्स होती है उसी में ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, कि वही चीज़ लिखी है। अर्बन एरियाज में ज़्यादा जो लोग स्किल्ड जॉब्स देखते हैं और ऑफिस और फैक्ट्री वाली जॉब्स देख रहे हैं, तो देयर फॉर रेगुलर सैलरीड वर्कर्स अर्बन एरियाज में ज़्यादा होते हैं। वाइल इन रूरल एरियाज में क्या होता है, एक बंदा है, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली सारी अपने खेत में एम्प्लॉयड है, खेत में ही काम कर रही है, तो देयर फॉर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होगा। एक ये पॉइंट होता है। इन रूरल एरियाज द नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। अब एक और चीज़ पूछी जाती है कि रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है। अगेन पहला रीज़न तो ये है कि फार्म है, तो फार्म में ही सब लोग काम कर रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या है, इन द रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। जो रूरल एरियाज है वहाँ पर जो नॉन फार्म जॉब्स मतलब खेती के सिवाय और जो काम है वो अवेलेबल ही नहीं होता, तो कैसे आप उम्मीद करोगे कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो रेगुलर सैलरीड या कैजुअल वर्कर्स बन जाए। ठीक है, इतना ही काम का था इसमें पढ़ने लायक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो मेल और फीमेल है, ये कैजुअल वर्कर्स कितने हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कितने हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कितने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कैजुअल वर्कर्स की। कैजुअल नहीं, सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के ऊपर जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मेल और फीमेल दोनों सेम है, कि 52% जितने भी मेल है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और फीमेल भी 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब जो अगर आप चीज़ जो अलग देखेंगे वो होगी, जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है वो जनरली मेल ज़्यादा है और फीमेल थोड़ी कम है, और जो कैजुअल वर्कर्स है वो बच्चे जितने हैं वो सारे कैजुअल हो जाएंगे। अब मैं रीज़न बताऊँगा। अब पहली बात तो हम स्टार्ट करेंगे 52% से। सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, और फीमेल ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क्स में क्यों इंक्लूडेड है। ठीक है, पहली बात तो फीमेल्स की बात करेंगे हम। ठीक है, 52% इन फीमेल्स, ज़्यादा फीमेल्स सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है। जनरली वुमेन क्या होती है, जो जैसे घर के जो काम होते हैं, जैसे कि स्पिनिंग वीविंग क्या होती है, इवन से वो स्वेटर वगैरह नहीं बनाते वो चीज़। डाइंग क्या होती है, कपड़े को डाई करना एंड ऑल। ब्लीचिंग और यू कैन से वीविंग क्या होता है, वो गांधी जी वाला काम। वेट, वीविंग नहीं, क्या होता था, स्पिनिंग, गांधी जी वाला काम। ये जो पॉटरी वगैरह, जो ये छोटे मोटे काम है, ये जनरली वुमेन ज़्यादा करती है, और देयरफॉर दे वुड बी कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। और सेकंड चीज़ क्या होगी, 21%। अब देखो वुमेन रेगुलर सैलरीड वर्क सेल नहीं, रेगुलर सैलरीड वर्कर में कम क्यों है इतनी वुमेन, ये हमने पीछे बहुत डिटेल में पढ़ रहा है कि एजुकेशन वुमेन के पास कम है, और वुमेन को जनरली उन्हें फैमिली परमिशन चाहिए होती है, अदर सोशल टैबूज, ये वो, सो अच्छे से पढ़ा है हमने। ठीक है, अब कैजुअल वर्कर्स, अब वुमेन ज़्यादा कैजुअल, 27% वुमेन कैजुअल वर्कर्स क्यों हैं, इसे अब हम पढ़ेंगे। ओइंग टू द लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई कंपल्शन फॉर द जॉब्स टू मेक सस्टेनेबल लिविंग फॉर द फैमिली, वुमेन आर रेडी टू वर्क इवन एट अ वेरी लो वेज। अब कई वुमेन ऐसी है भाई, उसे घर का भी सारा देखना पड़ रहा है, दे यू कैन से दे आर द होम मेकर्स, और उसके साथ उन्हें ज़बरदस्ती काम और भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है एज अ कैजुअल वेज वर्कर्स। कैजुअल वेज वर्कर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैजुअल वेज वर्कर्स कौन होते हैं। ठीक है, अब देखो 52% है, 52% मेन क्यों सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो अपने फार्म में काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल, मेन का इन दोनों को जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो 52% मेन क्यों है, जो मेल्स क्यों है जो 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो फार्म्स में लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। अब ओके, ये क्या है, इन इंडिया द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स क्यों है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि आप देख पा रहे होगे। वेट अ सेकंड, ये क्या हो रहा है, ओके। मेल और फीमेल देखो दोनों 52% है, मतलब मेजोरिटी से एक ज़्यादा, दो ज़्यादा आई थिंक। ठीक है, ओके। क्योंकि लोगों के बीच में लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़ना लिखना लोगों को कम आता है, तो उन्हें ज़बरदस्ती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, ओइंग टू द डाइवर्स सोशल एंड एनवायरनमेंट अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स, मोबिलिटी ऑफ द वर्कर इज़ लो। अब देखो लोग ना, क्योंकि देखो इंडिया का एनवायरनमेंट अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिहार का एक वर्कर है, बिहार का वर्कर हिमालय में जो पहाड़ में जो टी लीव्स है उनको हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई एक बहुत ज़्यादा टपोग्राफी चेंज है, उसको बेचारे को पहाड़ों में उतरना चढ़ना नहीं आएगा कि भाई कैसे पहाड़ी रास्ते चढ़ने का उतरने होता है। वैसे कोई अगर इंडिया का आदमी हिमालय से कोई आदमी आएगा, पहाड़ी आदमी आएगा, वो प्लेन्स में चल जाएगा, उस बेचारे से गर्मी सही नहीं जाएगी, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, तो इस वजह से भी हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जाना पड़ता है, हम रेगुलर सैलरीड और कैजुअल वर्कर्स इतनी आसानी से नहीं बन पाते। ठीक है, इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। अब बहुत ही सिंपल बात की, इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, तो इसलिए सारे लोग फार्म वगैरह में लगे होते हैं, और जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं सारे, जनरेटिंग लेस जॉब्स ओइंग टू द लो लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वही बात। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स बाय द इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये आई थिंक नाइन्थ नाइन्थ क्लास से या एट्थ क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये क्या क्या होते हैं, पहले बात ना,
इसे याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टी आर जैन में भी एग्जैक्ट वेट टी आर जैन तो हम पढ़ रहे हैं, और संदीप गर्ग में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वेरिंग प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब देखो, आपको लगता होगा कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में कोई बात नहीं, ठीक है, बट माइनिंग एंड क्वेरिंग क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में, वेट प्राइमरी सेक्टर में? पहली बात ना, प्राइमरी सेक्टर का हमें मीनिंग ही नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि प्राइमरी सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर होता है। नहीं, एग्रीकल्चर नहीं होता प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर को एक्सप्लॉइट करके मिलते हैं। अब भाई, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आप बीज उगा रहे हो, उसको, उसका जो पौधा बन रहा है आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, आपने एक्सप्लॉइट कर दिया नेचर को। दूसरा, आप कोई एक यू कैन से फैक्ट्री ओनर है, वो फैक्ट्री ओनर जाता है, वो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करता है, वो भी तो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसलिए जो माइनिंग एंड क्वेरिंग है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आती है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ये तो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, बेसिक है, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज, ये तो ऑफ कोर्स टर्शियरी सेक्टर में आती है, इतना तो बेसिक हम सबको पता होता है। ठीक है, ये सबको हो गया। ओके। अब हम बात करेंगे शेयर इन आर वर्कफोर्स, हमारी कितनी वर्कफोर्स किस सेक्टर में इंक्लूडेड है, किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रही है। हमारी कंट्री में आज भी 44.6%, मतलब काफ़ी अच्छा कंसिडरेबल पॉपुलेशन हमारी आज भी फार्म एरियाज़ में ही, मतलब फार्मिंग और एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। टर्शरी सेक्टर में 31% ऑफ आर पॉपुलेशन लगी हुई है हमारी। 31% पॉपुलेशन टर्शरी इन द सेंस यू कैन से सर्विसेज, एजुकेशन में टीचर लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, सर्विसेज इंजीनियर लगे हुए हैं, ये सारे सर्विसेज में आता है। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? फैक्ट्री ओनर्स, बिजनेसमैन, ये सिर्फ 24% है हमारी कंट्री में। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये एक्सप्लेनेशन है, ये तो बहुत बेसिक होती है। एक बार ना मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो ला लूँगा, एक्सप्लेन कैसे करते हैं चार्ट्स को। ओके। अब बात करेंगे हम इधर, दीज ऑब्जर्वेशंस लीड टू द फॉलोइंग इंक्लूजन्स। अब देखो, अब आएगी ऑब्जर्वेशंस, ये ऐसा ऐसा क्यों है, मतलब ये चार्ट ऐसा क्यों दिख रहा है, क्यों एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर सबसे टॉप में है और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी कम है, और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। A large segment of a workforce continues to depend upon the primary activities to make their living। वही बात है, 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड में काम कर रहे हैं आज भी। दिस पॉइंट्स एट द बैकवर्डनेस ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी। अगर सारे लोग अभी भी आज के टाइम पे भी और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि आज हमारी इकोनॉमी अभी भी एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। ठीक है। Greater employment in the primary sector reveals that secondary and the tertiary sectors have failed to generate the ample job opportunities। हमारी जो यू कैन से, हमारी जो दूसरी सारे सेक्टर्स थे, मतलब हमारी सारी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ही क्यों है, जो ये दूसरे टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर है, ये जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए, तो देयरफॉर प्राइमरी सेक्टर में आज भी लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, secondary sector, okay, the industrialization has failed to take off to become the leading sector of growth। जनरली ना, एक इकॉनमी कैसे ग्रो करती है, पहले प्राइमरी सेक्टर के ऊपर होती है पूरी इकॉनमी, उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाती है, फिर वो टर्शियरी सेक्टर की तरफ जाती है। जो हमारी इकॉनमी है वो थोड़ी अलग थी। हमारी इकॉनमी पहले प्राइमरी में थे, प्राइमरी से डायरेक्ट जंप किया हमने टर्शियरी का, जो सेकेंडरी सेक्टर था बीच का, ये हमने छोड़ दिया। इससे आज के टाइम पे क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि हम डायरेक्ट ही हमने अपनी पॉपुलेशन के दिमाग में डाल दिया कि बेटा नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। आज के टाइम पे जितना भी आपके पेरेंट्स भी हो गए, सब लोग ही चाहते हैं कि आप नौकरी करो, ना कि कोई चाहता है बिजनेसमैन बनो। फिर जनरली इकोनॉमी कैसे काम करती है, आप पहले खेती में होते हो, खेती के बाद आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस के बाद जाके पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की तरफ जाती है। हमारे पास आज भी सेकेंडरी सेक्टर हमारा बहुत वीक है। आज के टाइम पे दिक्कत इसलिए है, जो हमारे सारे जितने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन ने आज तक कभी भी फोकस नहीं किया कि हम अपनी फैक्ट्री बनाएं और अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। सो यस, आई थिंक फाइनल दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद दो और पार्ट्स आएंगे, उसमें हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching the video. If you think this video was helpful, make sure to like. Yeah, that's the end. Bye bye guys.